Hello and Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So I am here to discuss things about KDP, Amazon, Kindle, as we discussed yesterday. So if anyone has any kind of question about Amazon KDP, do let me know so we can have discussion about that. So I'm going to discuss things about Amazon KDP and all these sort of things. The first thing is, what is KDP? Okay, let me do this live session in Urdu. जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि Amazon KDP है क्या? तो KDP बेसिकली एक, जिसको हम कह सकते हैं जो Amazon Kindle है, वो एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप रीड कर सकते हैं बुक्स को. तो जब हम Amazon KDP कहते हैं इन शॉर्ट, तो हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं. फिर जो Amazon KDP है, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बुक्स आ जाती हैं जिनको हम पब्लिश कर सकते हैं. एक हमारे पास होती हैं ई बुक्स होती हैं, और एक होती है हमारे पास पेपर बैक होती है. ई बुक वो चीज़ होती है जिसको हम किंडल डिवाइस पे रीड कर सकते हैं या किसी भी डिवाइस पे हम रीड कर सकते हैं. ई बुक्स वो होती हैं. पेपर बैग्स वो होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, यानी कि हम उनको टच कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट, या हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं वालेकुम अस्सलाम. उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, मेन टाइप्स ऑफ बुक्स, वो हमारे पास 3 हैं. एक होती है पब्लिक डोमेन होती है. पब्लिक डोमेन वो होती हैं जो, अच्छा पहले मैं ये बता लूँ कि 3 टाइप्स कौन सी हैं. पब्लिक डोमेन, लो कंटेंट बुक्स और नो कंटेंट बुक्स, और ई बुक्स. अच्छा, अब पब्लिक डोमेन बुक्स वो वाली बुक्स होती हैं जिनको आप जो ऑलरेडी जो लिखी जा चुकी हैं. अब आप उन पे क्या करते हैं, हम कोई भी बुक को देखते हैं जिसको 100 ईयर्स हो गए होते हैं. वो जो चीज़ जिसको 100 ईयर्स हो गए होते हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स राइट्स. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने वहाँ से कोई भी बुक ली जिसको 100 ईयर्स हो जाते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उसके राइट्स और उसके सारा कुछ राइट्स इसलिए चेक करते हैं क्योंकि 100 ईयर बाद तो वो आ गई उसमें पब्लिक डोमेन में. लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो या तो किसी चैरिटी फंड के साथ एसोसिएट होती हैं, या किसी जनरेशनल जो होती हैं, मतलब अपनी किसी जनरेशन के साथ वो एसोसिएट कर देते हैं ऑथर्स, तो राइट्स उनको ट्रांसफ़र होते जाते हैं. इस तरह की चीज़ों के लिए हम चेक करते हैं कि अगर वो नहीं बिलोंग करती किसी से, तो हाँ हम उनको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इनको यूज़ कैसे करते हैं, जो पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं आप उनको डाउनलोड करके एज इट इज़ अपलोड नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी से बल्क में बुक्स, बहुत सारी बुक्स बाय कर ली और आपने उनको अपलोड करना शुरू कर दिया. नहीं, आप ऐसे अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इस वे में या तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा या अमेज़ॉन आपको वार्निंग्स दे देगा. बेस्ट वे क्या होता है, जब आपने पब्लिक डोमेन में काम करना होता है, पब्लिक डोमेन एक ऐसी नीश है जिस पे काम करना थोड़ा मुश्किल है अगर हम इसको प्रॉपर वे में करें. वो क्योंकि किसी के काम में एडिशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी बुक को लिखें या क्रिएट करें या इस वे में. अच्छा, अब पब्लिक डोमेन बुक इसमें क्या करते हैं, नीश में हमने बुक ली, फिर हम उस बुक के बारे में रिसर्च करते हैं कि इस बुक में क्या है, और ये सारा कुछ उसको रीड आउट करते हैं. फिर हम उस बुक में इतने चेंजेस करते हैं कि वो यूनिक बन जाए. यानी कि लेट से अगर हम कहते हैं कि हम कोई शेक्सपियर को नॉवेल लेते हैं वहाँ से, अब डेफिनेटली शेक्सपियर के जो नॉवेल्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं वो अमेज़ॉन पे पहले से अवेलेबल हैं. हमने अपनी बुक को ऐसा बनाना है कि वो यूनिक बन जाए, यानी कि उस पर
उस चीज़ पे पहले काम ना हुआ हो। लाइक अगर अमेज़ॉन का हम शेक्सपियर का नॉवल एज इट इज़ लेके एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं तो डेफिनेटली वो नॉवल फ्रीली अवेलेबल होगा इंटरनेट पे। तो कोई बाई क्यों करेगा, कोई पे हमें क्यों करेगा उस चीज़ को बाय करने के जो नेट पे अवेलेबल है। तो हम जब बुक को लेते हैं तो हम उसमें इतने चेंजेस करते हैं कि वो एक यूनिक चीज़ बन जाए, यानी कि एक ऐसा टाइटल बन जाए, एक ऐसी चीज़ बन जाए जो पहले अवेलेबल ना हो। यानी कि हम उस पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम उसमें अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, हम अपने सजेशंस ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसी बुक है जिसमें इलस्ट्रेशंस नहीं है, हम उसमें इलस्ट्रेशंस ऐड कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट वेज़ हैं, एनोटेशंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सी वेज़ है जिसके थ्रू हम अपनी बुक को यूनिक बना सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास आती हैं ई बुक्स, यानी कि अब हमारे पास जो एक बेसिक पब्लिक डोमेन भी ऑब्वियसली ई बुक और पेपरबैक हो सकती है, लेकिन जो सेल्फ रिटर्न या हम इनको कह सकते हैं कि यूनिक बुक्स। अच्छा, अब ई बुक्स और इसमें भी ई बुक्स और पेपर बैग्स होते हैं। अब जो ये है सेल्फ रिटर्न या यूनिक, इनमें हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक फ़िक्शन होती है, एक नॉन फिक्शन होती है। अगर आपके पास आपको फ़िक्शन में जाना है, आप फ़िक्शन में जा सकते हैं। फ़िक्शन में नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ आती है। और नॉन फिक्शन में आता है कोई भी आप जर्नल टॉपिक पे लिख सकते हैं, आप कुक बुक्स पे लिख सकते हैं, आप रेसिपीज़ पे लिख सकते हैं, आप वैक्सीन्स पे लिख सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे जो आप लिख सकते हैं वो आपका नॉन फिक्शन में आ जाता है। थर्ड हमारे पास आती है लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स। लो कंटेंट बुक्स और नो कंटेंट बुक्स वो होती हैं, जैसे लो कंटेंट है, इसमें हमारे पास ऐसी बुक्स आ जाती हैं जिनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। यानी कि इसमें आ जाती हैं हमारे पास कलरिंग बुक्स आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी बुक्स आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है। और नो कंटेंट बुक्स में हमारे पास वो वाली बुक्स आती हैं जिनमें कंटेंट नहीं होता, टोटली नहीं होता। यानी कि जर्नल्स हो गए, डायरीज़ हो गई, ये वाली सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, या फिर हम कैटेगरीज को कैसे रिसर्च करते हैं, नीश को कैसे रिसर्च करते हैं, नीश की। अच्छा, इन चीज़ों के हर चीज़ के डिफरेंट वेज होते हैं। हर इंसान जो आपको बता रहा होता है उसके अपने थॉट्स होते हैं, अपने वेज होते हैं। यानी कि एक चीज़ को फाइंड करने के आप कह सकते हैं कि 1000 ऑफ वेज होते हैं। यहाँ पे हम कुछ वेज को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है, जिसकी वजह से मैं ये सारा थोड़ा ब्रीफ करूँगी। अच्छा, जो बहुत से जो टूल्स हैं, पहले तो हम ये देखेंगे ना कि डिफरेंट टूल्स होते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, कि अगर हम अपना टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो हम टूल्स के थ्रू करेंगे। लेकिन जितने भी टूल्स, एक्सटेंशंस या जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी टूल, वो अमेज़ॉन के एल्गोरिदम पे बेस्ड नहीं होती। वो क्लोजेस्ट फॉर्म में आपको रिजल्ट देती है, लेकिन मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देती है। यानी कि 80% एक्यूरेसी होती है, 90% होती है, लेकिन 100% नहीं होती। तो आप इसको काउंट, मतलब एज सच एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते कि हाँ ये बिल्कुल 100% रिजल्ट है। अच्छा, अब नीश को रिसर्च कैसे करते हैं। नीश रिसर्च करने के डिफरेंट वेज हैं। पहला वे ये है कि आप अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स पे जाएं। आप ऊपर बार में से बुक्स को भी बुक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और किंडल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बुक्स जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि आप पेपर बैग को चूज़ कर रहे हैं, और जब आप किंडल को चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप ई बुक को चूज़ कर रहे हैं। फिर जैसे आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पेपर बेस्ट सेलर बुक्स, लेट से आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास जितने भी बुक्स होंगी जो बेस्ट सेलर होंगी वो शो होना शुरू हो जाएंगी, और लेफ़्ट साइड पे आपको सब कैटेगरीज शो होना शुरू हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, उन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है। यानी कि लेट से वहाँ पे एक कैटेगरी है कुक बुक्स की, ये मेन कैटेगरी है। लेट से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारी
सरफेस लेवल कैटेगरी बन जाएगी। फिर हम इसको इसकी जो सब कैटेगरीज है उनको क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या इसमें और है। हम इसको जितना डिग करते जाएंगे डेप्थ में, यानी कि इसकी डेप्थ में जितना जाते जाएंगे, जितना हम इसकी रूट में जाते जाएंगे, उतनी अच्छी नीश हमें मिल जाएगी जो हाई इन डिमांड हो और लेस कंपटीशन हो उसका। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी नीश होती है या आपके कीवर्ड्स होते हैं, हमेशा वो वाले लेने हैं जो हाई इन डिमांड हो और लेस इन कंपटीशन हो, यानी कि उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो और सर्च रिजल्ट्स उनके कम हो। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। उसके बाद हाँ, ये एक हमारा वे हो गया कि हम बेस्ट सेलर के थ्रू कैसे नीश रिसर्च कर सकते हैं। फिर हम वहाँ से अपनी नीश को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सर्चेस करते जाएंगे सर्च बार के थ्रू और हमें अपनी नीश मिल जाएगी। दूसरा वे, वालेकुम अस्सलाम, दूसरा वे ये होता है कि हम कोई भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, यानी कि हम जो डेली लाइफ के वर्ड्स होते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि फिटनेस या वेट लॉस या कोई ऐसी चीज़, हम इन सारों का एक जगह पे लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम अमेज़ॉन की सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पे हम एक एक करके इन चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। लेट्स से हम वहाँ पे लिखते हैं कि वेट लॉस। अब हम उसको सर्च करेंगे। अब डेफिनेटली इसके 70,000 प्लस रिजल्ट्स होंगे, सर्च रिजल्ट्स होंगे। अब हमने क्या करना है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे सर्च रिजल्ट 1000 से कम होंगे अगर, तो वो बेस्ट होगा। अगर हमारे सर्च रिजल्ट जितने ज़्यादा होते जाएंगे ऑब्वियसली उतना उसका टफ कंपटीशन होता जाएगा, जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, फिर अब हमारे पास लेट से 7000 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो एक्सटेंशंस, वैसे तो बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं लेकिन हमारे पास दो एक्सटेंशंस हैं जो हम अपने क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली है AMZ सजेशन एक्सपेंडर, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। दूसरी है हमारे पास टाइटन्स। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब हम जब सर्च बार में, अमेज़ॉन की सर्च बार में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो हमें एक्सपेंड करके सर्च रिजल्ट्स देगा। यानी कि लेट्स से हमने लिखा है फिटनेस, वो हमें रिजल्ट देगा ड्रॉप डाउन की फॉर्म में कि फिटनेस वर्ड से रिलेटेड लोगों ने और क्या क्या चीज़ें सर्च की हुई हैं। जो जो चीज़ें लोगों ने सर्च की होंगी फिटनेस से रिलेटेड वो हमें उस सर्च में आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि हम उस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे और ये सारा कुछ आप एक्सेल शीट में करेंगे। यानी कि जैसे जैसे आप इसको सर्च करेंगे, आप जितने भी रिजल्ट्स आपको शो हुए आपने सारे उस चीज़ को लिख लिए एक्सेल शीट में, और 1 बाय 1 उन चीज़ों को आपने सर्च करना शुरू कर देना है और उनका आगे रिजल्ट, सर्च वॉल्यूम, सर्च रिजल्ट, ये सारा कुछ आपने लिखना शुरू कर देना है। जब आपकी जितने भी सर्च रिजल्ट है सब पूरे हो जाएं, फिर आप उनमें से देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कम्पिटिटिव हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं, किन पे काम किया जा सकता है और किन पे काम नहीं किया जा सकता। ये एक वे। दूसरा वे है नीश रिसर्च का। सेम इसी तरह आपने कीवर्ड्स की भी रिसर्च करनी है। आप उनका वॉल्यूम चेक करेंगे, उनके सर्च रिजल्ट्स को चेक करेंगे और आपने एक्सेल शीट में ऐड करते जाएंगे और जिनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा, जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आप उनको लिखना शुरू कर देंगे, अपने 7 स्लॉट्स में यूज़ करेंगे जब आप अपनी बुक को पब्लिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है अपनी वाइल चूजिंग कीवर्ड्स, कि अपनी जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो आप सिंगल वर्ड को भी कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी, यानी कि जो एक स्ट्रिंग जिसको हम कह सकते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड। डिपेंड्स कि हमने उसको कैसे ढूंढा है और वो बेस्ड किस चीज़ पे है। लाइक इसमें हम कह सकते हैं फिटनेस हमारा मेन कीवर्ड था, तो हमारा जो हम कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो है फिटनेस,
journal for women 40 to 50 या 30 to 50, यू कैन से मतलब कोई भी आप एज उसमें से दे सकते हैं, इसको 20 to 30 कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपने सर्च किया और उसका क्या वॉल्यूम है। उसके बाद हमेशा जो चीज़ कीवर्ड्स में लिखनी है, अब इस पे बेसिकली एक चीज़ है कि आपको जो कीवर्ड है, बेसिक मेन कीवर्ड है, वो आपका टाइटल में आ जाएगा, आपके सब टाइटल में आ जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। जब आपने टाइटल में ऐड कर दिया अपना कीवर्ड, अपने सब टाइटल में कर दिया, अपने डिस्क्रिप्शन में कर दिया, तो वो कीवर्ड यूज़ हो चुका है। अब आपकी 7 स्लॉट्स में उस कीवर्ड को आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप उन 7 स्लॉट्स में अपने कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो अपनी स्पेस को आप वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने अपने उस मेन कीवर्ड को, बेसिक कीवर्ड को आपने अपनी 7 स्लॉट्स में यूज़ नहीं करना। 7 स्लॉट्स में आपने डिफरेंट कीवर्ड को यूज़ करना है अदर देन मेन कीवर्ड, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और आपकी बुक उस पे रैंक हो जाएगी। अपने नेक्स्ट 7 पे लिखना है, अपने 7 स्लॉट्स में ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स में हमेशा वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो मोस्ट रिलेटेड की वर्ड्स हों, यानी कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग ये होती है कि इररेलेवेंट वर्ड, यानी कि आपने देखा कि हाँ इस कीवर्ड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सर्च रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन कम है, तो हाँ मैं इसको लिख दूँ ताकि मेरी बुक इसमें रैंक हो जाए। ऐसी चीज़ें अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये कीवर्ड स्टफिंग होती है, यानी कि इररेलेवेंट वर्ड्स को ट्रैफिक के लिए अपनी बुक के साथ ऐड करना, ये कीवर्ड स्टफिंग होती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। फिर उसके बाद आता है कि हाउ कैटेगरीज भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। जब हम अपनी एक्सटेंशन को, एक एक्सटेंशन है DS क्विक व्यू, जब आप इसको DS क्विक व्यू, जब आप इसको DS क्विक व्यू को अपनी एक्सटेंशन पे ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लेंगे, तो जब भी आप बुक्स को रिसर्च के लिए ओपन करते हैं या कुछ भी, वहाँ पे आपको उसका BSR ये सारा कुछ उसमें शो हो जाएगा। फिर आप हमेशा जब रिसर्च करनी है तो टॉप फर्स्ट पेज की एटलीस्ट टॉप 20 या टॉप 15 बुक्स की रिसर्च करनी है। आप सेकंड पेज पे नहीं जा सकते, आप थर्ड पे नहीं जा सकते। हमेशा आपकी रिसर्च बेस्ड करती है फर्स्ट पेज पे और उसके फर्स्ट 10 to 15 15 to 20 रिजल्ट्स पे। अब जब हम ये करना स्टार्ट करते हैं रिसर्च को, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 20 बुक्स की हम कैटेगरीज देखते हैं कि वो किस किस कैटेगरी में रैंक हुई हैं। एक तो हमें उनकी बेसिक कैटेगरी शो हो जाती है और दूसरी हमें उनकी जो फर्स्ट 2 जब हम बुक को पब्लिश करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज को ऐड करने का ऑप्शन होता है। फिर जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक किस किस कैटेगरी में रैंक हुई है। हम अपनी शीट में उसको ऐड करना शुरू कर देते हैं और जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज होती हैं उनको हम चूज़ कर लेंगे अपनी कैटेगरी के लिए। ये मैनुअल वेज हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है और मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस चीज़ से, क्योंकि हम अमेज़ॉन की सर्च बार को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ टूल्स आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। एक है हमारे पास KDP रॉकेट, जिसको हम पब्लिशर रॉकेट भी कहते हैं। इसको हम यूज़ करके अपनी कीवर्ड्स को ले सकते हैं, नीश फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये $100 है इसकी वर्थ, ये पेड टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हमारे पास आता है हीलियम 10। हीलियम 10 आपको, वैसे तो ये पेड है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, लेकिन हीलियम 10 आपको डेली 2 जो सर्चेस हैं वो फ्री देता है, यानी कि आप फ्रीली उसको डेली 2 सर्चेस को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो ये मैग्नेट और ये सारा कुछ उसमें आपको 2 सर्चेस फ्री देता है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये वे है कीवर्ड रिसर्च करने के, नीश रिसर्च करने के, कि आप इन पे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है
गूगल ट्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारे पास एडवर्ड्स। गूगल ट्रेंड्स और एडवर्ड्स, ये दो हमारे पास चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि किन वर्ड्स का या किन चीज़ों का ट्रेंड है, उनकी क्या वैल्यू है, उनका क्या पोटेंशियल है। या इसके थ्रू हम कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं, नीश को भी रिसर्च कर सकते हैं, और इनको हम अपने अमेज़ॉन पे लेके जाके चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह हम एडवर्ड्स को भी चेक करेंगे, उनसे हम वॉल्यूम चेक कर लेंगे, सर्च रिजल्ट्स चेक कर लेंगे। ये दो और चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम इस पे काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कि हम कवर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ कवर। कवर क्रिएट करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं कि हम कवर कैसे क्रिएट करते हैं। वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, यानी कि जो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते और हमें पता भी नहीं है कि हम कवर कैसे बना सकते हैं, तो वो ये है कि आप जब अपनी बुक को पब्लिश करते हैं, आपने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, यू कैन से कि आपका कंटेंट इन सिंपल वर्ड्स और इन लोकल वर्ड्स कह सकते हैं कि आपका कंटेंट होता है जो आपने लिखा हुआ होता है, आपकी बुक होती है, आपका लेआउट होता है जो आपने पब्लिश करना होता है। जब आप उसको अपलोड करते हैं तो अमेज़ॉन आपको वहाँ पे ऑप्शन देता है कि आपके पास कवर ऑलरेडी है या आपको कवर चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर आप अपना कवर अपलोड करते हैं, और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कवर नहीं है तो आपको अमेज़ॉन अपना क्रिएटेड टूल देता है। वहाँ पे उसके पास आपको शो होती हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स शो होती हैं, आप वहाँ से कोई भी टेम्पलेट को चूज़ करके अपना कवर बना सकते हैं, अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं, इमेज जो अगर आपकी उसमें है तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, साइजेस ऑब्वियसली वहाँ से आप जब बुक को पब्लिश कर रहे होते हैं वहाँ पे आप सेट करते हैं, वो अकॉर्डिंगली इसके आ जाते हैं। एक तो ये वे हो गया। दूसरा वे ये होता है कि आप इलिस्ट्रेटर या इन डिज़ाइन के थ्रू अपने कवर को डिज़ाइन कर लें, यानी कि आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप उसकी टेम्पलेट को डाउनलोड करें अकॉर्डिंग टू योर मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि अगर आपकी बुक बेस्ड करती है जो मिनिमम होती है स्पाइन साइज़, वो होता है 24, यानी कि आप 24 पेजेस मिनिमम होने चाहिए। लेकिन लेट से अगर आपकी बुक बेस करती है 30 पेजेस पे, आप वहाँ पे स्पाइन साइज़ 30 डालते हैं, अपना कोई भी साइज़, वहाँ पे आपको साइज़ की लिस्ट शो हो जाती है, यानी कि 5x8, 6x9, वट एवर द साइज़। फिर आप वहाँ पे वो साइज़ को चूज़ करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। वहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है कि वाइट, क्रीम कलर जो भी हो, आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये बेस नहीं, मतलब मैटर नहीं करता कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है फॉर कवर। लेट से हम वाइट को चूज़ कर लेते हैं, हमने वाइट करके डाउनलोड कर लिया। अब हम उसको उस पे बेस करके अपनी चीज़ को, अपने कवर को डिज़ाइन करेंगे। अब जब आप अपनी टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उस पे आपको शो होगा कि एक पिंक बाउंड्री आपके मेन वाइट एरिया को कवर करती है। हमारा जो मेन एरिया होता है वो वाइट एरिया होता है, जो पिंक एरिया होता है हाँ वो ट्रिम साइज, मतलब ट्रिम एरिया होता है, यानी कि वो कट जाता है वाइल प्रिंटिंग। तो हम उस पे अपनी चीज़ को नहीं लेके जा सकते, सिर्फ वाइट एरिया पे हमने अपने कवर को डिज़ाइन करना होता है। माइक्रो नीश का आइडिया हम किधर से लेंगे? ऐसी नीश जिसका आउटपुट बेस्ट होगा। जितना आप मेन सरफेस लेवल की नीश को डिग करेंगे और रूट में जाएंगे, आपको माइक्रो नीशेस मिलती जाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेप्थ में जाते हैं, कितना डिग करते हैं। और जब आप AMZ सॉरी फॉरगॉट द नेम, अमेज़ॉन क्विक व्यू और उसके बाद टाइटन्स और AMZ एक्सपेंडर, ये 3 एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको पॉपअप मिलते जाएंगे कि हाँ आप ये प्रीफिक्स हैं, ये पोस्टफिक्स हैं, आप इन पे ये यूज़ करके अपने कीवर्ड्स को बना सकते हैं। यानी कि अपने लेट्स से आपका कीवर्ड है कोविड, तो वो कोविड के जो स्टार्ट में वर्ड लग के एक टाइटल बन सकता है, वो भी आपको ऑप्शन दे देगा। आप कोविड के लास्ट मतलब एंड पे लग के जो वर्ड यूज़ हो सकते हैं, आपका टाइटल बन सकता है, वो भी आपको सजेशन दे देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसे काम करते हैं।
अच्छा, ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास आता है कैनवा। फिर वो लोग जो बिल्कुल कहते हैं कि हम इलस्ट्रेटर भी यूज़ नहीं कर सकते, इनडिज़ाइन भी यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए है कैनवा। आप कैनवा को ओपन करें, साइन अप करें। जब आपका साइन अप हो गया, वहाँ पे आपको टॉप राइट पे जहाँ आपका प्रोफाइल शो होगा उसके साथ आपको एक ऑप्शन शो होगा क्रिएट डिज़ाइन का। वहाँ पे आप क्लिक करें, क्रिएट न्यू डिज़ाइन का वहाँ पे शो हो जाएगा। आप वहाँ पे न्यू पे जाएं, अपना साइज़ एंटर करें। लेट से आपका कवर है 6x9, तो आप इसको डबल करके अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपको शो हो जाएगा फुल विड्थ में कवर, यानी कि उसका बैक, स्पाइन और फ्रंट कवर। फिर आप वहाँ से उसकी टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करके बना सकते हैं। जब आपका कवर बन जाए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF। अच्छा, जो आपका कवर होता है पेपर बैग के लिए वो PDF होता है, और जो आपका कवर होता है ई बुक के लिए वो JPG होता है। ई बुक के लिए आपको सिर्फ फ्रंट कवर चाहिए, और पेपर बैग के लिए या हार्ड कवर के लिए, हार्ड कवर एक अनदर फॉर्म है पेपर बैग की, यानी कि इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स पेपर बैग आप कह सकते हैं। तो जो हार्ड कवर है वो बीटा ऑप्शन है, यानी कि बहुत कम सेलर्स को मिला है। तो ये उसके लिए भी आप जो है क्या कहते हैं, हाँ, PDF को यूज़ कर सकते हैं। और ई बुक के लिए आपके पास सिर्फ फ्रंट कवर होता है, और पेपर बैग या हार्ड कवर के लिए आपके पास बैक, स्पाइन और फ्रंट कवर, ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाँ, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, ये 2 चीज़ें हैं जो हमेशा आपको माइंड में रखनी है। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो कहते हैं कि हमने रिसर्च की है और हमें ये वाला टाइटल मिला है, लेकिन ये उनका सीरीज़ नेम है। अब जैसे आपको एक लेट्स से नेशनल ज्योग्राफिक अपनी बुक्स पब्लिश करती है इन लो कंटेंट नीश। अब उसमें वो करते हैं, उनका कुछ वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, हे फैला, लेट्स से हे फैला वो यूज़ करते हैं, उनकी सब सीरीज़ में ये वर्ड यूज़ होता है। अब आप अगर कहते हैं कि हाँ ये वाला वर्ड जो है इसके मतलब ये अच्छा वॉल्यूम है और ये सारा कुछ है क्योंकि ये बहुत अच्छी और फेमस बुक्स ने यूज़ किया हुआ है, अब आप इसको कॉपीराइट ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि ये वर्ड है ये फैला वो ट्रेडमार्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको अपने टाइटल में या अपनी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्रेडमार्क है तो आप इसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉपीराइट इशू आ जाएगा, कॉपीराइट वायलेशन आ जाएगी और आपका अकाउंट डेंजर में पड़ जाएगा, ख़तरे में पड़ जाएगा इन शॉर्ट। अच्छा, फिर उसके बाद है कि आप जब भी कोई टाइटल कोई चीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि हाँ मैं ये फेमस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको पहले कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों के लिए चेक करें। अगर वो है तो फिर आप उसको पास कर दें, अगर नहीं है तो आप उसको यूज़ कर लें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि हम इलस्ट्रेशंस, इमेजेस, वेक्टर्स, ये सारा कुछ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से हमने कोई बच्चों की कोई बुक बनाई है, हम उसमें चाहते हैं कि हम इलस्ट्रेशंस या कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं। कवर में अपने इमेज लगाना ज़रूरी है, मोस्टली पीपल्स यूज़ करते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको हर चीज़ आपने उसमें ऑब्ज़र्व करनी है कि उस बंदे ने टाइटल कैसा लिखा है, सब टाइटल कैसा लिखा है, डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी है, उसके पेजेस कितने हैं, उसके वर्ड काउंट कितने हैं, फिर उसका कवर कैसा है, कवर में कलर्स कैसे हैं। हर नीश का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक स्टाइल होता है। लेट से आप किसी बच्चों की नीश पे काम कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसमें शार्प रेड कलर्स या इस तरह के कलर्स को यूज़ नहीं करेंगे। आप उसमें डेफिनेटली पिंकिश को यूज़ करेंगे, ब्लूइश को यूज़ करेंगे, सॉफ्ट कलर्स को यूज़ करेंगे। अगर आप मिस्ट्री के लिए कोई काम कर रहे हैं, यानी कि ई बुक है, कोई मर्डर मिस्ट्री टाइप है, तो आप उसमें डेफिनेटली सॉफ्ट पिंक कलर को या
सॉफ्ट ब्लू कलर को यूज़ नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली उसमें रेडिश में जाएंगे, ब्लैकिश में जाएंगे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर नीश का अपना एक वे होता है, अपना एक स्टाइल होता है। तो जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें भी मेंशन करनी है अपने शीट में कि हाँ इस बंदे इस नीश में मैंने ये सर्च किया था, इसमें इस बंदे ने ये वाला कलर यूज़ किया है, ये वाले फॉन्ट्स यूज़ किए हैं। इवन फॉन्ट्स तक जो होते हैं वो नीश पे डिपेंड करते हैं कि क्या है। अब जब बच्चों के लिए होंगे तो वो थोड़े फंकी टाइप होंगे, थोड़े डूडली टाइप होंगे, स्टाइलिश होंगे। जो आप सीरियस नोट के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं या सीरियस बुक के लिए तो वो डिफरेंट होंगे, वो स्ट्रेट फॉन्ट्स होंगे, वो स्लीक होंगे, वो होंगे इलीट फॉन्ट्स होंगे, इस टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। तो हर चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व करके मेंशन करना है अपने जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे थे कि इलस्ट्रेशंस और इमेजेस और ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने बुक्स में कोई भी लेट से अगर हम अपने कवर पे या बुक के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ है हम जहाँ पे अपने इलस्ट्रेशंस या कवर्स यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसका कोई कॉपीराइट ना हो। यानी कि अगर आप रियल इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, आप जा सकते हैं अनस्प्लैश के लिए, पिक्साबे के लिए, पिक्सेल्स के लिए, और भी बहुत सी रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशंस को चाह रहे हैं, अब इलस्ट्रेशंस के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लाइक फ्री पिक है, वेक्टरीजे है, बहुत सी डिफरेंट जगहें हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है, जो टेक्निकल चीज़ है, वो ये है कि जब आप लेट से कहते हैं कि मैं फ्री पिक से या वेक्टरीजे से कोई चीज़ लेके यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अगर मैं उसमें एडिट्स कर लूँ थोड़े से तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेन चीज़ ये है कि अगर आपने लाइसेंस बाई किया है उस चीज़ का, जब आप उस चीज़ को डाउनलोड करेंगे आपको उस लाइसेंस में शो होगा कि किस किस वे में किस किस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री भी डाउनलोड करते हैं तो तब भी आपको लाइसेंस शो होगा कि आप किस किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अब हर वेबसाइट का, हर प्लेटफॉर्म का अपना वे होता है। कुछ आपको अलाउ करते हैं कि आप रीसेल कर सकते हैं, कुछ नहीं अलाउ करते आपको रीसेल करना। मतलब हर चीज़ का एक डिफरेंट वे होता है, उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपना अपना लाइसेंस का अपना तरीका एक्सप्लेन किया होता है। अब जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप 10,000 कॉपीज़ तक, जैसे आपने एक लाइसेंस बाय किया है, आप उस लाइसेंस वाली चीज़ को, पेड लाइसेंस वाली चीज़ को 10,000 या 5,000 कॉपीज़ तक सेल कर सकते हैं। कॉपीज़ का मतलब ये होता है कि आपने अपने लेट से अपने किंडल में उसको यूज़ किया और आपकी 5,000 कॉपीज़ सेल हो गई। अब जब 5,000 के बाद वाली सेल होगी, 5,001 होगी, उस पे आपको कॉपीराइट आ सकता है क्योंकि वो लिमिट एक्सीड हो गई है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप अपनी, लेट से आपने एक एप्पल को डाउनलोड किया है, अब आपको एप्पल जो है आप उसको एज इट इज़ एप्पल डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपने बास्केट बनाई, आपने बाकी सारे फ्रूट उसमें डाले और वो एप्पल अपने उसमें डाल दिया। अब जो एप्पल है वो मेन टारगेट नहीं रहा, वो मेन फोकस नहीं रहा, टोटल फ्रूट्स हैं मेन फोकस, तो इस पे आपका कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया। एप्पल आपकी मेन एसेट, आपकी मेन चीज़, मेन टारगेट नहीं रहा। तो ये एक वे है इलस्ट्रेशंस और इमेजेस को यूज़ करने का। और हमेशा ये चीज़ ट्राई करनी है कि कभी भी आप कोई भी चीज़ कॉपी वाली यूज़ ना करें जिसके पास जिसके राइट्स आपके पास ना हो। बेस्ट ये है या तो ख़ुद बनाएं या डिज़ाइनर हायर करें या लाइसेंस बाय करें। ये तीन चीज़ें, कभी भी एज इट इज़ डाउनलोड करके उसको बग़ैर चीज़ के यूज़ ना करें। बहुत से लोग ये होते हैं कि डाउनलोड किया, उसके सिर्फ कलर चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी और कहा कि हाँ हो जाएगा, अब कॉपीराइट्स ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, कॉपीराइट्स ख़त्म नहीं होते। हर चीज़ के, हर जगह के अपने डिफरेंट राइट्स होते हैं। लाइसेंस को आप रीड करें कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हाँ ये है, ये है, वो है, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डोमेन के लिए बंद हो गई है, ये वो है। एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक डोमेन नहीं थी और बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा था पब्लिक डोमेन का। अच्छा, एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अच्छा, जब अपनी बुक को अपलोड करते हैं आप KDP पे, आपको एक ऑप्शन आता है एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का, थर्ड पेज पे, जो फाइनल पेज होता है जहाँ पे प्राइसेस और ये सारा कुछ सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ से बुक सेलर्स या लाइब्रेरीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो आपकी बुक को बाय करती है इन बल्क और उसको सेल करती है। यानी कि जब आप उसको मार्क करते हैं वाइल पब्लिशिंग कि हाँ मैं अपनी बुक को एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, तो अमेज़ॉन आपकी बुक को अवेलेबल कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वो अवेलेबल होती है तो इट मीन्स कि जितने भी बुक सेलर्स हैं या फिर लाइब्रेरीज़ हैं वो उनको बल्क में बाय करके तो सेल कर सकती हैं। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, कौन सी बुक्स एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन सकती हैं और नहीं बन सकती। अगर आपकी बुक में कांस्टेंट खाली पेजेस हैं, यानी कि आपकी नोटबुक्स हैं या जर्नल्स हैं या ऐसा की चीज़ें, वो एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं बन सकती। उसके बाद आपकी पब्लिक डोमेन बुक्स भी इसका पार्ट नहीं बन सकती। थर्ड चीज़ ये है कि ऐसी बुक्स जो कंट्रोवर्शियल होती हैं या जिनके आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स में सेल करने के राइट्स नहीं होते, वो भी एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकती। अब राइट्स का ये सीन होता है, यानी कि ये चीज़ होती है, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर जगह पे अलाउ नहीं होती। लेट से हम लेते हैं जैसे LGBT राइट्स है। अब ये ऐसी चीज़ है जो हर कंट्री में सपोर्ट नहीं होती, ये एज आ क्राइम समझा जाता है। यानी कि इन शॉर्ट में एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ जगहों पे ये अलाउ है, कुछ पे अलाउ नहीं है। लेट से आपने इस पे बुक लिखी, अब जब आप उसको पब्लिश करते हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस कंट्री में, जो अमेज़ॉन है इस पे जब आप पब्लिश करते हैं, .com का मतलब ये होता है कि आप अपनी बुक ग्लोबली अवेलेबल कर रहे हैं, कि कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री से उसको बाय कर सकता है। लेकिन जब बाकी और इसमें डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझते हैं कि ग्लोबली उसके राइट्स नहीं है या वो ऐसा टॉपिक है कि आप उसको ग्लोबली अवेलेबल नहीं कर सकते, तो आप उस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में उसको अवेलेबल करेंगे जहां आपको लगता है कि हाँ इस कंट्री में। आपको रिसर्च करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, आप कहते हैं कि हाँ मैंने रिसर्च की है, इस कंट्री में ये इसके राइट्स हैं, तो मैं इसमें इस मार्केट प्लेस में इसको अवेलेबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको उसमें वहाँ अवेलेबल कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वाइल पब्लिशिंग। किड स्टोरी ई बुक्स के लिए किंडल किड्स क्रिएट यूज़ करना है या किंडल क्रिएट, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। किंडल क्रिएट भी यूज़ कर सकते हैं और किंडल किड्स क्रिएट भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें फॉर्मेट्स को एडिट करने और इन सारी चीज़ों पे हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ ना करें, आप सिंपली डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर लें, वर्ड को यूज़ कर लें, इलस्ट्रेटर या इनडिज़ाइन को यूज़ कर लें, तो भी बेहतर है। ये सारी चीज़ें सिंपल आपको ईज़ देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑथर सेंट्रल आता है। ऑथर सेंट्रल आपका एक मेन पेज होता है जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपकी पिक्चर होती है, आप ऑथर के बारे में सारा डिटेल्स होती हैं, सारा कुछ होता है। और जब आप आपकी लेट से आपने 4 बुक्स पब्लिश कर ली हैं, 5 बुक्स पब्लिश कर ली हैं, आप अपनी बुक्स को ऑथर सेंट्रल में भी ऐड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि
एक बंदा है, उसने आपकी बुक को बाय कर लिया, अब उसको आपकी बुक्स पसंद नहीं है, वो चाहता है कि हाँ मैं इस ऑथर की, इस राइटर की और चीज़ों को भी रीड आउट करूँ कि उसने और किन किन चीज़ों में काम किया हुआ है, तो वो आपके नाम पे क्लिक करेगा, आपकी बुक के साथ आपका वो सारा शो हो जाएगा बॉटम पे। जब आप उस पर क्लिक करेगा तो उसको आपकी सारी बुक्स, सारा कुछ शो हो जाएगा। वो वन क्लिक से आपकी सारी बुक्स को भी बाय कर सकता है और सेपरेटली जो उसको पसंद आए आप उसको भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं और डिफरेंट टूल्स हैं जो आप लोगों को अपने ब्राउज़र में और इन चीज़ों में इंस्टॉल करनी है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। पहली चीज़ है बुक रिपोर्ट्स। इसके थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं बुक्स के बारे में और सारा कुछ। ये फीचर अमेज़ॉन के डैशबोर्ड में ऑब्वियसली ऑलरेडी है, तो आपको ये मर्ज़ी है आप लोगों की कि आप लोगों ने इसको करना है या नहीं करना। फिर KDP स्पाई है, सजेशन एक्सपेंडर है, DMS अमेज़ॉन क्विक व्यू है, लिस्टिंग हेल्पर है, टेंजेंट टेम्पलेट्स है। टेंजेंट टेम्पलेट्स यानी कि आपको बनी हुई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स की और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो लाइसेंस है वो ये है कि आप अपनी एक लिमिट तक बुक्स को सेल कर सकते हैं। उसके बाद जितनी सेल्स होंगी वो आपको एक परसेंटेज देना पड़ेगा ओनर को। यानी कि जब आपकी कोई भी जो चीज़ होती है, लेट्स से मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपके पास आपने एक जगह से लाइसेंस कोई भी चीज़ बाय की, आपने चाहे टेम्पलेट बाय की हो या वेक्टर बाय किया हो, कोई इलस्ट्रेशन बाय की हो। लेट्स से आपका लाइसेंस कहता है कि आप 1000 कॉपीज़ तक सेल कर सकते हैं इसको विदाउट गिविंग अस एनी क्रेडिट और विदाउट गिविंग अस एनी रॉयल्टी। आपने सेल कर दी, जिस दिन आपकी 1001 सेल होगी उस दिन आपको उनको पे बैक करना पड़ेगा। यानी कि आपको उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, परसेंटेज देना पड़ेगा, या आपको कॉपीराइट्स आ जाएगा। सेम एज विद द टेंजेंट टेम्पलेट्स। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा, फिर आप यूज़ कर सकते हैं KDP रॉकेट। तो ये चीज़ें थी जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ को क्या कहते हैं, अपनी कंफर्ट के लिए इन चीज़ों को अपने साथ ऐड कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। शुड वी यूज़ सेम अकाउंट फॉर लो कंटेंट एंड पब्लिक डोमेन? येस यू कैन। और एक और चीज़ ये है कि आप एक ही अकाउंट क्रिएट करें और उसी एक ही अकाउंट पे काम करें, चाहे आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, चाहे आप लो कंटेंट नो कंटेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप फिक्शन नॉन फिक्शन में काम करें। आप एक ही अकाउंट से डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पे काम कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली दोनों बैन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है रॉयल्टीज़, कि अमेज़ॉन पे रॉयल्टीज़ कैसे होती हैं। आपके पास 2 टाइप्स की रॉयल्टीज़ होती हैं, एक 70% होती हैं, एक 30% होती है। जब आप 70% करते हैं सेलेक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टोटल सेल्स हैं उनका 70% जो है वो आपको मिलेगा। अगर आप 30 करते हैं तो आपकी टोटल सेल्स का 30% आपको मिलता है। उसके बाद कि हम पेमेंट्स कैसे ले सकते हैं अमेज़ॉन से, तो पाइनियर के थ्रू आप अपने पाइनियर को यूज़ करते हैं। पाइनियर एज इट इज़ एक बैंक नहीं है, फर्स्ट सेंचुरी बैंक एक बैंक है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। जब आप अपने पाइनियर पे जाते हैं, वहाँ पे पेमेंट मेथड्स पे जाके आप अपने उस पर जो भी आपका होता है, यूनाइटेड स्टेट्स है अगर, तो आप वहाँ से उसको डॉलर्स को सिलेक्ट करके, डॉलर अकाउंट को सिलेक्ट करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपका पाउंड है, स्टेर्लिंग है, यानी कि आप वहाँ से उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। आप शॉर्ट कोड है वहाँ से वो ले सकते हैं, राउटिंग नंबर है वो ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के थ्रू आप उसको ऐड करके अपने अकाउंट को पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हमें पेमेंट्स कैसे मिलती हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपने जिस दिन आपकी सेल हुई है उससे नेक्स्ट 60 डेज बाद आपको पेमेंट मिलती है। फिर लेट्स से अगर आपको आज आप एक सेल हुई है, आपको आज से 60 डेज बाद उसकी पेमेंट मिल जाएगी। फिर कल हुई है, फिर कल से 60 डेज बाद आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि जब आप अपनी बुक को एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल करते हैं तो ये चीज़ 90 डेज़ पे चली जाती है। आपको फिर 90 डेज़ बाद
आपकी रॉयल्टी मिलती है। यानी कि अगर आज आपकी सेल हुई है और आपकी बुक एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में है, एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको नेक्स्ट 90 डेज़ बाद उसकी रॉयल्टी मिलती है। फिर उसके बाद है कीवर्ड्स के बारे में और बीएसआर और इन चीज़ों के बारे में। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये चीज़ें मैं सारी आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स में भी पूछते हैं और पोस्ट में भी देखती हूँ मैं कि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अमेज़ॉन है क्या। वो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उस चीज़ को लर्न किए बुक्स लेते हैं, उनको अपलोड कर देते हैं और 2 दिन बाद उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इस चीज़ को आपने अगर काम करना है, आप इसको अपना एक एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग बनाना चाह रहे हैं, आप पहले इस चीज़ को लर्न करें कि अमेज़ॉन है क्या, केडीपी क्या है, इस पे काम कैसे करना है, क्या क्या वेज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपने कैसे काम करना है, अगर बजट है तो आपने हायरिंग कैसे करनी है, किस टाइप की बुक्स को आपने यूज़ करना है, किस टाइप की निशेस को आपने काम करना है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ आप हमारी बुक को रैंक कर दें। अब बात ये है कि ये नहीं होता कि आपने बुक लिख ली तो आपको कोई रैंक कर दे। कोई भी ऐसा बंदा, बहुत रेयर होंगे जो ये काम करते होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं करती, क्योंकि आप पहले रिसर्च करते हैं फिर आप बुक लिखते हैं। ये नहीं होता कि आप पहले बुक लिख लें फिर आप रिसर्च करके और उसको अपलोड कर दें। एक हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है, आप उस प्रॉपर वे के थ्रू चलते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि हर चीज़ को हमने एक प्रॉपर स्टेप के थ्रू करना है। पहले हमने उसको लर्न करना है, फिर हमने उस पर काम करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्टार्ट करते रहेंगे, आपको यही नहीं पता कि किंडल है क्या, उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, किन वेज के थ्रू आप काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ एक बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस पे काम करना चाह रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि किंडल है क्या। इस लाइव सेशन को आप लोग सुने, इसको डिटेल से सुने। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती मुझे आप पूछें, इनबॉक्स करके पूछे, पोस्ट करके पूछे, टैग करके पूछे, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को क्लियर करें कि काम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अपने आप को क्लियर करें कि आपको हर चीज़ पता हो कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस टाइप की बुक्स पे आप काम कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन हो कि डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, टाइटल क्या चीज़ है, कीवर्ड क्या है, सब टाइटल क्या है, बुक कवर क्या है, मेनूस्क्रिप्ट क्या है, पेज साइजेस क्या हैं, ट्रिम साइज़ क्या है, एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किंडल अनलिमिटेड क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में भी अवेलेबल की हैं, लाइव क्लासेस में भी हैं। अपने आप को बस क्लियर करें स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि चीज़ क्या है और मैं किस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद शुड वी, अच्छा, हाउ अमेज़ॉन विल चार्ज अस ड्यूरिंग पीपीसी? As far as I know, Amazon required credit card. Yes, when you are using your Pioneer, they will charge you with that. तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपना पाइनियर कार्ड भी अटैच करके उसको पे कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने पाइनियर के अलावा यूज़ नहीं किया कभी लोकल कार्ड, तो एज़ फार एज आई नो लोकल कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं पाइनियर को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बीएसआर होता है। बीएसआर होता है कि बेस्ट सेलर रैंक। अब जितना बीएसआर कम होगा उतना ही वो आपकी बुक रैंक्ड होगी। अब इसमें डिफरेंट वेज हैं। अगर आपका बीएसआर 100,000 से कम है तो वो एक अच्छी चीज़ है, आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपका 10,000 से कम है बीएसआर तो वो एक कम्पिटिटिव नीश है, आप उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर उस पर काम करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी बुक को रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएसआर 1,000 से कम है तो ये ऑब्वियसली है तो एक अच्छी चीज़, लेकिन इट मीन्स कि इसमें हाई कंपटीशन है, आपको एड्स की तरफ जाना पड़ेगा अपनी बुक को रैंक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हम हमारी बेसिकली बुक किन चीज़ों पे डिपेंड करती है।
हमारे पास जो मेटा डाटा होता है, हमारा मेटा डाटा बेस करता है टाइटल पे, सब टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे और 7 स्लॉट्स पे। अच्छा, एक और चीज़ इस पे होती है कि जो आपकी मेन जितना भी काम होता है, यानी कि आपकी बुक की रैंकिंग होती है, आपकी बुक की स्टैंड अलोनिंग होती है, यानी कि अपनी बुक को रैंक करना, अपनी बुक को फर्स्ट पेज पे लेके जाना, अपनी बुक के सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना, वो सब कुछ आपके बैक एंड पे होता है, यानी कि आपके डैशबोर्ड पे बेसिकली हम कह सकते हैं। डैशबोर्ड पे होने का मतलब ये है कि आपका टाइटल, आपका सब टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके 7 स्लॉट्स, ये आपका मेटा डाटा है। आप यहाँ पे जितना बेस्ट काम करेंगे उतना ही आपका इजी हो जाएगा कि आपकी बुक रैंक हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे ड्रॉप कर दे, मैं उसका आंसर दूंगी, क्योंकि जैसे मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करूँगी मैं इस लाइव सेशन को एंड कर दूँगी, क्योंकि मेरा फिर गला बंद हो जाएगा। इससे बेहतर है कि फिर तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे ड्रॉप कर दे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन है कीवर्ड्स एवरीवेयर। ये पेड एक्सटेंशन है। अगर आपने जब आप अपनी लेट से आपने अमेज़ॉन की सर्च बार पे लिखा फिटनेस, तो आपको ऑब्वियसली बाकी तो ड्रॉप डाउन शो होगा, सजेशंस शो होंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी एक्सटेंशंस भी होंगी। लेकिन जब आपके पास ये एक्सटेंशन भी होगी कीवर्ड्स एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उसी बार में, उसी ड्रॉप डाउन में वॉल्यूम भी शो हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ का इतना वॉल्यूम है, इस चीज़ का इतना वॉल्यूम है, तो आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाँ, जब आप अपने कीवर्ड्स को चूज़ कर रहे होते हैं तो आपने इंस्टेड ऑफ 7 आप उसको ले सकते हैं 10 to 15। जब आप 10 to 15 लेते हैं तो आपके लिए एक कंफर्ट हो जाती है कि आपने अपने टाइटल में तो लिख लिया, फिर आप एक सब टाइटल में डाल सकते हैं, फिर आप उसमें से लेके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास 7 टाइटल्स 7 कीवर्ड्स बच जाते हैं जो आप अपनी 7 स्लॉट्स में डाल सकते हैं। क्योंकि हम रिडेंसी को यूज़ नहीं करेंगे। रिडेंसी मतलब कि हम रेपिटिशन नहीं करेंगे, यानी कि जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए अपने टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन में, हम उनको यूज़ नहीं करेंगे अपने 7 स्लॉट्स में, क्योंकि हमें और चांसेस चाहिए। हम अपनी बुक को और ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स देना चाहते हैं रैंकिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। उसके बाद हमारे पास एक और जो मैनुअल वे है वो ये होता है कि आप किसी अलर्ट से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आप कहते हैं कि हाँ मैं नीश को कैसे देखूं कि ये बेस्ट नीश है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपने कोई भी वर्ड वहाँ पे, जो भी लेट से हम फिटनेस टाइप करते हैं, हमने इसको सर्च किया। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पेज के रिज़ल्ट है, हमेशा फर्स्ट पेज के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उन्हें काउंट करना है। अगर हमारे फर्स्ट पेज पे कोई भी 3 बुक्स जो हैं उनका BSR 3 लाख से कम है तो हाँ हम उस नीश पे काम कर सकते हैं, वो वर्केबल है और वो हमें अच्छा रिजल्ट देगी। फिर उसके बाद अगर हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो 1000 से लेस हैं तो ये बहुत अच्छा होता है कि हाँ हम इस नीश में काम कर सकते हैं, वो एक अच्छी नीश है, कम्पिटिटिव नीश है और वो हमारी बुक को इजीली रैंक कर देगी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं, यानी कि एक हमारे पास ऑटो एड्स होते हैं, एक हमारे पास मैनुअल एड्स होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मैनुअल एड्स के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑटो एड्स के साथ भी जा सकते हैं। और ऑटो एड्स में सब कुछ एक्सप्लेन्ड होता है कि क्या क्या करना है और वहाँ से आप अपना बजट जो आपके अकॉर्डिंग होता है उसको यूज़ करके ऐड को रन कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें थी किंडल के बारे में। अगर आप इस लाइव सेशन को कंप्लीट सुन लेंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा इसके बारे में, किंडल के बारे में और पब्लिशिंग के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में। कैन वी ऐड मोर देन वन कीवर्ड इन सिंगल डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ कीवर्ड? यस यू कैन। You can add till you have space in that pet slot. और उसके बाद जब हम कीवर्ड एक को यूज़ करते हैं, लेट्स से हमने कीवर्ड यूज़ किया फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन 50 to 60, लेट्स से हमारा ये है। अब अमेज़ॉन हमारा जो हर वर्ड होता है अमेज़ॉन उसको एज अ कीवर्ड लेता है। अब जैसे ये था अमेज़ॉन फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन 50 to 60, अब फिटनेस को भी वो एज अ कीवर्ड लेगा, जर्नल को भी एज अ कीवर्ड लेगा, फिटनेस जर्नल को एक अलग से कीवर्ड बना लेगा। मतलब ये सारी चीज़ों को वो पार्स कर देता है, पार्स करके भी बनाता है, फ्रेज करके पार्स होता है डिवाइड करना, पार्स करके भी उनको कीवर्ड के तौर पे लेता है और उनको एज अ फ्रेज भी कीवर्ड के तौर पे लेता है। तो आपके पास बहुत से चांसेस होते हैं कि आपकी बुक को रैंक हो जाए और इन सारी चीज़ों का जो ऑप्शन होता है। उसके बाद जितनी आप एफर्ट पुट करते हैं, यानी कि मैंने आपको इतने ज़्यादा वेज बताए हैं जिसके थ्रू आप अपनी नीश रिसर्च कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स हैं, एडवर्ड्स हैं, अमेज़ॉन की सर्च बार है, बेस्ट सेलर बुक है, मतलब इतने ज़्यादा डिफरेंट वेज हैं। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, 100% चाहते हैं कि हाँ मेरी बुक रैंक हो जाए फर्स्ट पेज पे या बेस्ट सेलर में आ जाए और इन सारी चीज़ों में आ जाए, तो आप बहुत अच्छा जितना अच्छा आप रिसर्च करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, 7 कीवर्ड स्लॉट्स शुड बी यूज्ड इन फ्रेजेस लाइक। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ्रेजेस में ही यूज़ करें, आप सिंगल वर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के तौर पे भी। लॉन्ग टेल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड या फ्रेज जिसको आप कह सकते हैं। अगर आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टेल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ फाइंड की है कीवर्ड में। डायनासोर्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, और वी कैन यूज़ अ डायनासोर बुक्स किड चिल्ड्रन। डायनासोर्स बुक, ये आपको मैं यही तो चीज़ बता रही हूँ कि जो कीवर्ड होती है, कीवर्ड रिसर्च होती है, वो आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ उठा के नहीं डाल सकते। आपको सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और क्या एग्जैक्ट सर्च बार में क्या चीज़ ड्रॉप डाउन में आ रही है, क्योंकि ड्रॉप डाउन में वही चीज़ें आती हैं जो लोग सर्च करते हैं। आपको वहाँ से लेना है, आपको अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन नहीं बनाना कोई भी 2-3 वर्ड्स का। What size you recommend for paperback for 50 to 80 pages book? Depends on niche, कि आपकी नीश क्या। अगर आपकी लो कंटेंट है तो फिर डिपेंड करता है कि लो कंटेंट में क्या है, और अगर आपकी नॉर्मल स्टोरी बुक, नॉवल या कोई ऐसी चीज़ है तो 5x8 साइज बेस्ट है। मतलब डिपेंड करता है ना कि आपकी नीश क्या है। कैन वी ऐड मोर देन वन कीवर्ड इन सिंगल डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ कीवर्ड्स? यस यू कैन। हाउ मच SFR is good for keyword in brand analytics? Depends on your keyword. नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन में भी डिपेंड करता है ना कि क्या चीज़ है। नॉन फिक्शन में भी कीवर्ड, मतलब नॉन फिक्शन में अब तो हमारे पास, जब हम नॉन फिक्शन कहते हैं तो हमारे पास एक वास्ट फील्ड आ जाती है। नॉन फिक्शन में बहुत रिसर्च की बुक्स आ जाती हैं, हिस्टोरिकल आ जाती हैं, मेमोइर्स आ जाती हैं, मतलब हर चीज़ आ जाती है। डिपेंड करता है ना कि आपका एक स्पेसिफिक कीवर्ड क्या है। जो ये है, आप इसको रिसर्च करें, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करें। और ऐसी भी बुक्स आपको मिलेंगी, ऐसी भी निशेस मिलेंगी जिसमें आप देखें कि लेट से 500 बुक्स हैं
और मतलब इनकी हाई डिमांड है और लेस रिजल्ट्स हैं, यानी कि कम बुक्स उसमें पब्लिश हुई हुई हैं लेकिन वो हाई इन डिमांड है। तो इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत फेमस ऑथर्स की या बहुत ही जो ब्रांड्स हम जिनको कह सकते हैं उनकी बुक्स होती हैं मोस्टली। तो ऐसी नीश में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बुक सेल होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी बुक भी सेल होगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाए कि आप अपनी बुक को कैसे पब्लिश कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। हमेशा कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपने आप को क्लियर करें कि हाँ मैं इस चीज़ में अपने आप को कम्प्लीटली इन्वॉल्व करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने इस चीज़ को पहले सीखना है और फिर इस पे काम करना है, इंस्टेड ऑफ के आप इसमें सिर्फ जंप कर लें और आपको पता ही ना हो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी लोग केडीपी पे यहाँ पे इस ग्रुप में या वैसे भी वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अमेज़ॉन किंडल है क्या और इससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, किस टाइप्स की बुक को अपलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या फ्री टूल्स मिलते हैं जब आप अपनी ई बुक को पब्लिश करते हैं प्रमोशन के लिए और इन सारी चीज़ों को। तो पहले ये चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को लर्न करें, उसके बाद उस पर काम स्टार्ट करें। कीवर्ड एट विच आई एम वर्किंग ऑन पब्लिशर रॉकेट रिसर्च वॉल्यूम इज़ मोर देन 2K. On helium it's showing any result on brand and analytics. ओके, जो हीलियम 10 है वो एक आपका प्रोडक्ट टूल है, यानी कि वो एज अ प्रोडक्ट टूल यूज़ होता है। वो उसका मतलब कोई डायरेक्ट वो कनेक्शन नहीं होता आपके केडीपी से। लेकिन जो पब्लिशर रॉकेट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बुक्स के लिए है। हीलियम 10 से आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इसका वॉल्यूम इतना है, इसका ये रिज़ल्ट है और इसकी ये डिमांड है, लेकिन आप उसके रिज़ल्ट पे बेस करके अपना जो अपनी नीश है वो चूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आपको इन जितने टूल्स होते हैं ये सब आपको एक अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट देते हैं। स्पेसिफिकली जो टूल्स आपको, जैसे पब्लिशर रॉकेट है ये बेसिकली बना ही बुक्स के लिए, तो इसका रिजल्ट एज कंपेयर टू हीलियम 10 या कोई भी अदर जो टूल है जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बना है उनके कंपैरिजन में पब्लिशर रॉकेट का ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बना ही बुक्स के लिए है। तो बाकी जो टूल्स होते हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग और इन सारी चीज़ों के लिए होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वहाँ से आप इसका आइडिया ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनका वॉल्यूम क्या है और इन सारी चीज़ों क्या है। क्योंकि आप जिस सॉफ्टवेयर पे लेट्स से एक पे आपको 2K शो हो रहा है, दूसरा आप चेक करेंगे उसको आपको 10K शो होगा। मतलब हर सॉफ्टवेयर का एक अपना एल्गोरिदम है, एक अपना मेथड है। I heard we can write cookbook even we are not a chef. Can you please elaborate if you know about this? We can write. ये तो कहीं भी किसी भी नीश के लिए कोई भी वो नहीं है स्पेसिफिकेशन कि आप उसमें एक्सपर्ट हों। यानी कि आप कुक बुक में काम करना है तो आपको डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप शेफ़ ही हों। अगर आपने किसी मिस्ट्री बुक पे काम करना है तो डेफिनेटली आप ऑब्वियस ही बात है कि आप डिटेक्टिव नहीं होंगे। किसी भी चीज़ के लिए आप जब लिखना चाहते हैं किसी चीज़ पे तो आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि आप उस पर लिख सकें। आपका एक्सपर्ट होना या आपका करियर वाइज वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मुझे ये बिल्कुल मैसेज मत किया करें कि आप अपनी बुक को आप बुक सेल कर दें और हम बुक अपलोड कर दें। मैं कोई भी बुक सेल नहीं करवाती, ना मेरे पास बल्क्स में बुक होती हैं कि मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और आप लोग उसको अपलोड कर दें।
मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लिख के दे सकती हूँ बुक, राइटिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपको बल्क में बुक नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो मुझे ये मैसेज बिल्कुल मत किया करें कि आप हमें बल्क में बुक्स दे दें या बुक्स कोई भी बुक दे दें जो हम अपलोड कर दें। So let me know if anyone has any question, else I am going to end this live session. अब इसमें मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, जितनी एक्सटेंशंस बताई हैं, जो जो चीज़ बताई है, आप उसको इस रिकॉर्डिंग को जब ये रिकॉर्ड हो जाए, जब ये पब्लिश हो जाए, यहाँ पे लाइव सेशन एंड हो जाए, आप इसको रोक के हर चीज़ को एक नोट की फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, बना सकते हैं और सारी चीज़ें लिख सकते हैं, फिर इन पे काम कर सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ बताई है, ये वॉल्यूम, ये इतना रेट बताया है कि हाँ इतना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ये एक्सटेंशन बताइए, ये टाइप्स बताइए, ये वाली वैल्यू ऐसे बताइए। इनको लिख के आप इस पे काम कर सकते हैं। हमेशा हर चीज़ को एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर मेथड से काम करने का तरीका सीखें, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ जंप करें और अपलोड करना शुरू कर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि पब्लिक डोमेन बुक होती क्या है, और वो पब्लिक डोमेन बुक्स अपलोड करी जा रहे हैं बगैर किसी वजह के, और अकाउंट्स को बैन करवाए जा रहे हैं। हर चीज़ को पहले सीखा करें कि है क्या, उसकी डेप्थ क्या है, उसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस टाइप की बुक्स को हम अपलोड कर सकते हैं, प्रॉपर वे क्या है अपलोड करने का, मेथड्स क्या है, कौन कौन सी टाइप्स की बुक्स हम अपलोड कर सकते हैं। और हमेशा पहले बुक को लिखा ना करें, पहले रिसर्च किया करें नीश की, कीवर्ड्स की फिर इन चीज़ों के बाद, सारा करने के बाद फाइनलाइज करें और फिर उस पर अपनी बुक लिखें या लिखवाएं। पहले ये होता है। ये नहीं होता कि आपने अपनी बुक लिख ली फिर आप लोगों को ऑफर्स देते हैं, पे करते हैं कि हमारी बुक को रैंक कर दें। तो ये मेथड नहीं होता। पहले होता है कि आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, अपना सारा काम कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी बुक को लिखना शुरू करें या बनाना शुरू करें। अगर किसी का कोई थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक्स, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, टैग कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इनबॉक्स से पूछ सकते हैं, पर बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछा करें जिनकी सेंस बने, यानी कि फजूल टाइप के क्वेश्चंस कि आप हमें बुक्स दे दें, और ये वाले क्वेश्चंस अवॉइड किया करें। आप उसके अलावा जितने भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं वो पूछें, जो आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही वो पूछें, मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगी। लेकिन एक्सप्लोर करना भी सीखें कि चीज़ को एक्सप्लोर कैसे करते हैं। आप जितना इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे आप इसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते जाएंगे, क्योंकि ये टोटली बेस करती है क्रिएटिविटी पे और कॉमन सेंस पे। अगर आप इसमें जितनी क्रिएटिविटी और कॉमन सेंस डालते जाएंगे उतना आप इसको देखेंगे कि ये इतना ही आपके लिए आसान है। दूसरी चीज़ ये होती है, एक और वे ये होता है कि आप एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि आप जिस कंट्री में बेस करते हैं, नो मैटर कि आप कौन सी कंट्री में है, क्या है, ये वो है, जिस कंट्री में आप बेस करते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंगली काम करें। यानी कि अगर आपने अपनी सेल्स लेनी है यूनाइटेड स्टेट्स से यूनाइटेड किंगडम में, तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर अपना काम करना पड़ेगा हमेशा। ये सिर्फ बुक्स के लिए नहीं है, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, बेस्ट सेल्स चाहते हैं, तो आपको उस कंट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, उनकी एनवायरनमेंट के बारे में, उनके सर्कमस्टांसेस के बारे में अपने आप को लोड करना पड़ता है। यानी कि आपको उसके बारे में जानना पड़ता है कि हाँ उनका माइंडसेट ये है, उनके लिए ये वाली चीज़ ऐसे है, वो इस चीज़ के बारे में ऐसे सोचते हैं, और फिर आप उस पर काम करते हैं। सेम इन द बुक्स कि आप
अपनी सेल्स चाहते हैं कि हाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बुक बना रहे हैं, तो अपने कंटेंट को भी आपको उसी वे में लिखना पड़ेगा, उस राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस तरह के कलर्स को यूज़ करना पड़ेगा, उनके कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा और फिर अपनी बुक को सेल करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लेट से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या आप कहीं एशिया में है, आप अपने अकॉर्डिंगली एक बुक बना लें, अपने रिलेटेड एक टॉपिक लेके बना लें, अपने इश्यूज़ के बारे में बना लें और आप कहें कि हाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स में या यूनाइटेड किंगडम में या यूरोप में वो बुक सेल हो जाएगी। नहीं, वो सेल नहीं होगी। आपको जिस कंट्री में करनी है, जिस मार्केट प्लेस में अपना टारगेट करना है, आपको उस मार्केट प्लेस को रीड आउट करना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके बारे में अपने आप को लोड करना पड़ेगा और फिर ही आप सेल्स ले सकते हैं। ये चीज़ जो है ये दुनिया की हर प्रोडक्ट पे, हर चीज़ पे, हर बिजनेस पे इम्प्लीमेंट होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई टाइटल चूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के बाद, तो उस टाइटल को आपने ऐसे मोल्ड करना है कि वो एक यूनिक टाइटल बन जाए और वो एक ऐसा टाइटल हो कि लोग उसको बाय करने पे मजबूर हो जाए। तीसरी चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपने इतनी मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है अपनी चीज़ के बारे में, लेकिन लेट्स से अगर आप कोई नॉवेल है, स्टोरी बुक है या कोई ऐसा चीज़ है, तो आपने उसमें इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है, यानी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और बाकी क्यूरियोसिटी में छोड़ दें कि बायर जो है, जो उस चीज़ को बाय करना चाह रहा है, वो उस पर क्यूरियस हो जाए, उसको ये हो कि हाँ मैं इस बुक को बाय करूँ ताकि मैं आगे जानूँ कि इस बुक में हो क्या रहा है। ये चीज़ हो गई। फिर आता है कि आप लेट से आपने नॉन फिक्शन में काम किया, आपने किसी मेडिकल बुक में काम किया कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में काम कर रहा हूँ, आपने अपनी बुक पब्लिश कर दी। फिर लेट से आप कहते हैं हेल्थ केयर के बारे में अपनी बुक पब्लिश कर दी। फिर आप अपनी बुक पब्लिश करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। अब आप अपनी हेल्थ केयर की बुक में उस डायबिटीज़ का लिंक दे सकते हैं, या फिर जो भी बुक आप पहले पब्लिश करते बाद में पब्लिश करते हैं। लेट से आपने डायबिटीज़ की बुक बाद में पब्लिश की, अब आप उसमें रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ ये वाली मेरी हेल्थ केयर की बुक है, आप इसके बारे में अगर आप हेल्थ केयर के बारे में जानना चाहते हैं या डाइट प्लान के बारे में जानना, मतलब जो भी बुक हो आप उसका रेफरेंस दे के उसको भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं विद योर रेफरेंस। जी होगी, रिकॉर्डिंग इस ग्रुप में होगी तो आप उसको सुन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी, और क्या होता है इसमें, कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो वो भी पूछ लें। क्योंकि मैंने इस चीज़ में, इस लाइव सेशन में मोस्टली जो 99.9% चीज़ें हैं वो कवर कर दी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस लाइव सेशन को सुनते हैं या नहीं सुनते, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक्सप्लेन है। और हाँ एक और चीज़, आप गूगल ट्रेंड्स को फॉलो करें, इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नीश को सर्च कर सकते हैं। यानी कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे जाएं कि अब किस चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ ज़्यादा फोकस में है, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं। जैसे अब पेंडेमिक है, कोरोना है, इन सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं। फिर आती है कि इवेंट टारगेटिंग, यानी कि आप इवेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अब लेट से आप मदर्स डे आ रहा है, आप उस पर काम कर सकते हैं। आप हर साल के स्टार्ट में अपना इवेंट कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि मदर्स डे, फादर्स डे, क्रिसमस, ईस्टर, चाइनीज़ न्यू ईयर्स, मतलब जितने भी जो कुछ भी आता है आप उस पर काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप चाइनीज़ न्यू ईयर पे या इन चीज़ों पे जाते हैं, एक तो आप इसको ग्लोबली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबली ना करें तो आप इसको मार्केट प्लेस स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया
स्पेसिफिक मैम ऑथर स्पेसिफिक नीश होना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करें। ऑथर को स्पेसिफिक नीश क्या मतलब? एक ऑथर मल्टीपल नीशेस पे काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक ब्रांड क्रिएट करें और आप उस पर काम करें, तो एक ही नाम को एज अ ऑथर यूज़ करें। हर बुक के साथ एक डिफरेंट नेम मत यूज़ करें। और अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए एक तो भी एड्स हैं, बाकी आपके अगर अपनी ई बुक को आप पब्लिश करते हैं तो अमेज़ॉन आपको बहुत से फ्री टूल्स देता है, यानी कि काउंटडाउन डील्स होती हैं, किंडल अनलिमिटेड है, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद बेस्ट भी ये होता है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो करें। जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स, जितने ज़्यादा आपके लाइक्स होंगे, उतने ज़्यादा आप अपनी बुक को अच्छा प्रमोट कर सकेंगे। अपनी वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, आप वीडियोस क्रिएट करके प्रमोट कर सकते हैं। फिर आप यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर सकते हैं अपनी वीडियोस को, वहाँ से सेल्स ले सकते हैं। फिर आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ले सकते हैं कि आप उनको अपनी बुक एज अ गिफ्ट सेंड कर दें, तो वो आपकी बुक को सजेस्ट करें। फिर आप अपने फेलो ऑथर्स को सेंड कर सकते हैं कि हाँ, हम आपको देना चाह रहे हैं अपनी बुक, आप इसको रीड करके इस पे रिव्यूज़ दें। डेफिनेटली जब आपके ऑथर फेलोज जो होते हैं वो रिव्यूज़ देते हैं कि हाँ, मैंने ये बुक रीड की है, इस ऑथर की ये अच्छी बुक है, तो जो उनकी फॉलोइंग होती है, जो उनकी ट्रैफिक होती है, वो भी आपको मिलती है। ट्रैफिक लेना, सेल्स लेना, मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, ये बहुत इजी चीज़ें हैं अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आप कीन ऑब्ज़र्वर हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि डेली लाइफ से, डेली रूटीन से, डेली चीज़ों से आप ले सकते हैं हेल्प कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा प्रोडक्ट टीवी पे कैसे हम देख सकते हैं कि वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेट पे हम कैसे देख सकते हैं कि वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं एड्स के थ्रू। फिर डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम देख सकते हैं क्या चीज़ कैसे प्रमोट हो रही है। तो ये सारा कुछ एक सिंपल सी चीज़ है अगर आप कीन ऑब्जर्वर हैं तो। अपार्ट फ्रॉम यूएसए, क्या हम दूसरी मार्केट्स लाइक जापान एंड स्पेनिश मार्केट को टारगेट ऑब्वियसली कर सकते हैं। जब मार्केट प्लेसेस ऐड हैं तो आप उन पे काम कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा राइटर? आपको कहीं से भी मिल जाएगा। जब आपने राइटर ढूंढना हो, आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से ले सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप से ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। कैन आई अपलोड माई टीचर्स बुक? इफ़ यू हैव राइट्स टू पब्लिश इट देन आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। प्राइस क्या रखनी चाहिए? प्राइस, पेज काउंट, साइज, जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको ये सब कुछ वहाँ से आपने देखना है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 20 बुक्स की आपने देखना है कि पेज काउंट क्या है, साइज़ क्या है, उसके बाद उन्होंने प्राइसेस क्या सेट की हुई हैं। आपको जो एक्सटेंशंस मैंने बताई हैं उसके थ्रू, टाइटन्स के थ्रू आपको वहाँ पे वो एवरेज जो प्राइस होती है वो भी शो हो जाती है। या अगर आप उसको नहीं भी यूज़ करते तो आप देख लेते हैं कि हाँ, फर्स्ट 20 बुक्स की इस बुक की इतनी है, इस बुक की इतनी, और उनका एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक को कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी ऑथर का नाम से अकाउंट बनाना चाहिए ऑब्वियसली, तभी अथेंटिसिटी बनती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये डिपेंड करता है नीश पे। हर चीज़ डिपेंड करती है नीश पे। इवन आपके फॉन्ट्स, आपकी बुक का कलर, कवर का कलर, और ये सब कुछ आपकी नीश पे डिपेंड करता है। आप जब रिसर्च करते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, लोग किस प्राइस पे किस पेज काउंट की बुक को सेल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन पे डिपेंड करती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई वॉन्ट टू लर्न बुक फॉर्मेटिंग स्पेशली फॉर चिल्ड्रन बुक। बुक फॉर्मेटिंग इज़ सिंपल थिंग। जब आप इसके लिए भी अमेज़ॉन की टेम्पलेट्स हैं, यानी कि लेट से आप कहते हैं कि मैंने 5x8 की मेरी बुक है और मैं इसकी टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप वहाँ से बुक को
टेम्पलेट्स को डाउनलोड करते हैं, वो एक जिप फाइल होती है, उसके अंदर हर साइज़ का आपके पास एक वर्ड फाइल होती है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी बुक को फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी कि आप उसके थ्रू अपनी उसको ओपन कर लें और अपना जितना कंटेंट है उसके थ्रू उसको फॉर्मेट करके उस पर यूज़ कर लें। उसके बाद आपके पास आता है किंडल क्रिएट। किंडल क्रिएट जो होता है वो फॉर होता है ई बुक्स के लिए, कि आप उसमें ई बुक की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारी बुक ई बुक में कैसे शो होगी। और ये सारी चीज़, ये फॉर्मेटिंग और ये सारे टूल्स हैं। आप गूगल को भी यूज़ कर सकते, सॉरी हाँ, आप गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को यूज़ करके अपनी बुक की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन। वहाँ से आप अपनी बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। जो ई बुक्स होती हैं उनको आप पीडीएफ में अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। और जो पेपर बैक होता है वो आपका पीडीएफ में होता है, और या फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। आई अपलोडेड अ बुक एंड आई गॉट सेल आफ्टर मंथ विदाउट एनी एसईओ। अगर एसईओ की जाए तो सेल ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। So let me know if anyone has any question. अगर आपने सही तरह से इसको लर्न करना तो ये लाइव सेशन इनफ है। जिस किसी ने इसको सीखना हो, जिस किसी ने इसको समझना हो और इस पर काम करना हो और सक्सेस लेनी हो, इस लाइव सेशन में हर चीज़, हर पॉइंट, हर टूल, हर एक्सटेंशन, हर क्या कहते हैं उसको, सर्च वॉल्यूम, हर वर्ड काउंट, हर रूल को, फॉर्मूला को, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हॉट नीश कौन सी है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च? ये तो ऑब्वियसली कोई नहीं शेयर करता, क्योंकि जो निशेस हॉट होती हैं, लेट से अगर मैं आपको कोई भी बता दूँ तो वो तो सैचुरेट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई भी उस तरह आपको नहीं बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बता सकती हूँ कि करंट जो सिचुएशंस होती हैं, करंट इवेंट्स होते हैं, उनको फॉलो करें। जो आपके सिंपल चीज़ ये होती है कि जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आपकी एनवायरनमेंट है, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जब आप उन पे से चीज़ को लेके काम करते हैं तो आप डेफिनेटली सेल्स ज़्यादा लेते हैं। लेट से आजकल लॉकडाउन की वजह से लोग घर हैं, तो मोस्टली लोग सर्च करते हैं फिटनेस फ्रॉम होम, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर हाउ टू डू एक्सरसाइज एट होम, हाउ टू लूज वेट एट होम, पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग, मतलब इन सारी चीज़ों को जब आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में से, आप अपनी नॉर्मल एनवायरनमेंट में से, डेली रूटीन में से कोई भी वर्ड लेके, कोई भी चीज़ लेके, मेरा गला बिल्कुल बंद हो रहा है कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ पे फोकस करते हैं, नीश रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो टैग कर सकता है, मेंशन कर सकता है, इनबॉक्स में पूछ सकता है। एल्स आई एम गोइंग टू एंड दिस लाइव सेशन बिकॉज इससे पहले कि मेरा बिल्कुल गला बंद हो जाए, तो मैं इस लाइव सेशन को एंड कर रही हूँ। और हमेशा अपनी जो इन्वायरमेंट होती है उससे ऑब्ज़र्व किया करें, उससे लर्न किया करें, क्योंकि हर चीज़ बहुत सिंपली अवेलेबल है, बहुत इजी है, उनको कॉम्प्लिकेट ना करें। अपनी जो रेगुलर लाइफ है, अपनी नॉर्मल रूटीन है, अपनी इन्वायरमेंट है, इससे सीखें, क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट है, प्रमोशन है, ये भी बहुत इजी चीज़ है। आप इसको अपनी नॉर्मल डेली लाइफ से सीख सकते हैं। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं चाहिए, आपको कोई कोर्सेज नहीं चाहिए एडवर्टीज़मेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। तो इन सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। और जितनी चीज़ें मैंने कोर्सेज में बताई हैं, क्लासेस में बताई हैं, या यहाँ पे इस लाइव सेशन, वैसे तो इस लाइव सेशन में हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है,
हर चीज़ जो भी अमेज़ॉन के लिए आपको चाहिए। इस लाइव सेशन को सुने, इस लाइव सेशन को रोक के पॉइंट्स को नोट करें और फिर उन पे काम करें। और जितना आप अगर चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, उतनी अच्छी रिसर्च करें, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करें, उनके थ्रू रिसर्च करें, और जिस मार्केट प्लेस को आपने टारगेट करना है उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि ये एक गोल्डन रूल है हमेशा हर बिजनेस का, कि आपने अगर किसी चीज़ में सक्सेस लेनी है, किसी स्पेसिफिक एरिया, कंट्री या किसी मार्केट प्लेस में, तो आप उसके कल्चर को रीड आउट करते हैं, उसके कल्चर को लर्न करते हैं, उसके कल्चर को स्टडी करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन हो गई है। पहले तो इस चीज़ को आप सीखें कि किंडल है क्या, कैसे काम करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इस पे काम स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस लाइव सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक, हैप्पी फ्राइडे, स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट।